आज का टॉपिक है बर्थ एक्सफेक्सिया। बर्थ एक्सफेक्सिया क्या होता है कि बर्थ एक्सफेक्सिया होता है चाहे तो फेलियर है ऑफ इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट नहीं हो पाया, फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि बच्चा रेस्पिरेशन करना स्टार्ट नहीं करा, ठीक है, या फिर मेंटेन नहीं कर पा रहा रेस्पिरेशन को, कि स्टार्ट तो कर दिया पर मेंटेन नहीं हो पा रही है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है किसकी, ऑफ रेस्पिरेशन की, कि मतलब लगातार सांस नहीं ले पा रहा, बीच में रुक जाती है, तो इसको बोलते हैं बर्थ एक्सफेक्सिया। तो अब इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं, बर्थ एक्सफेक्सिया के कोज देख लेते हैं भाई आप। तो बर्थ एक्सफेक्सिया का सबसे पहला कोज देखते हैं आप किसके दौरान, फर्स्ट कोज देखते हैं अपन प्रीनेटल। प्रीनेटल कौन से, मतलब डिलीवरी से पहले के कोज। तो प्रीनेटल कोज कौन कौन से होंगे, तो पेरीनेटल कोज देखते हैं। तो पेरीनेटल कोज का सबके कोज देखते हैं अपन। तो सबसे पहला ए कोज है भाई प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। भाई प्लेसेंटा से ही क्या हो रखी है, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई इन ड्यूरिंग प्रीनेटल जो होती है वो किससे होती है, प्लेसेंटा से होती है। अगर प्लेसेंटा की इनसफिशिएंसी होगी, प्लेसेंटा ही ढंग से क्या अपना एक्सचेंज वाला काम नहीं कर पा रहा है, भाई ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो उसकी इनसफिशिएंसी से क्या हो सकता है, बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है। अब क्या क्या होती है कोज, ये होते हैं भाई एनीमिया, माँ में क्या है एनीमिया है, तो जी गैस्ट्रोडायबिटीज मेलाइटिस है, गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस है, या प्री एक्लेम्सिया है। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से भाई क्या देखने को मिलता है, बर्थ एक्सफेक्सिया, प्रीनेटल एक्सफेक्सिया। तो अब इसके बाद देख लेते हैं मैटरनल में क्या ले रखी है, मैटरनल क्या ले रखी है, एक ड्रग, कौन सी ड्रग मेनली, मैग्नीशियम सल्फेट, जो आप किस में देते हैं भाई, क्या नाम है, एक्लेम्सिक पेशेंट में देते हैं, मतलब न्यूरोप्रोटेक्टिव भी होती है ये, और दूसरा एक्लेम्सिक पेशेंट में देते हैं आप कि सीजर्स के चांस कम आए, सीजर के चांस कम करने के लिए। तो अब ये हो गया अपना मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है भाई, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करवाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है ये। अगर ज़्यादा दे दिया तो अपन ये क्या करवाओगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा दी तो ये भी फिर क्या कर सकता है, यूट्राइन आर्टरी है उसको कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है तो क्या नाम, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसकी, यूट्रस की में जो यूट्रस को सप्लाई करती है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड कम, डिक्रीज ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। भाई प्लेसेंटा को यही तो देती है, यूट्रस से ही तो ब्लड आता है और यूट्रस को सप्लाई करने वाली है यूट्राइन आर्टरी। अब वही ही कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है, उससे ब्लड कम हो रखा है तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी किस तक, फिटस तक। तो बर्थ एक्सफेक्सिया, एक्सफेक्सिया हो जाएगा बच्चे में, पेरीनेटल एक्सफेक्सिया, ठीक है। तो एक तो ये होगा। अब आ गया अगला बी के बाद सी, तीसरे क्या हो सकते हैं, अम्लाइकल कोड में कोई दिक्कत आ गई, अम्लाइकल कोड की कोई एनोमली होगी, कोई भी अम्लाइकल कोड है, जैसे क्या हो सकता है भाई वो है सिंगल वेन है, सिंगल अम्लाइकल वेन है, वो हो गया, या और कंडीशन जिसमें कोई भी अम्लाइकल कोड में दिक्कत आ रखी है उसके अंदर अपने देखने को मिल सकता है। अगला इसका अगला आ गया इंट्रानेटल, दूसरा कौन सा आ गया, इंट्रानेटल, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ड्यूरिंग डिलीवरी कौन कौन से कोज हो सकते हैं, इसको आप क्या और अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं आप, पेरीनेटल एक्सफेक्सिया। और पेरीनेटल कब से कब तक बोलते हैं, पेरीनेटल एक्सफेक्सिया। तो पेरीनेटल कब से कब तक बोलते हैं आप, पेरीनेटल कब से कब तक बोलते हैं, वो बोलते हैं 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर 7 डे आफ्टर बर्थ। तो इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप क्या बोलते हैं, पेरीनेटल पीरियड। तो पेरीनेटल बर्थ एक्सपेक्सिया, अच्छा इसको क्या बोलते हैं आप, पेरीनेटल एक्सपेक्सिया। तो अब इंट्रानेटल कोज कौन कौन से हो गए, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो सकती है भाई, कोड प्रोलैप्स, जो अम्लाइकल कोड है वो पहले आ गई बच्चे के डिलीवरी से, तो वो फिर आके क्या कर सकते, इन्वायरमेंट में आ गई तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, अपने कोड में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी बच्चे तक, तो उसमें भी एक्सपेक्सिया देखने को मिल सकता है। दूसरा अम्लाइकल कोड क्या होगी, अम्लाइकल कोड जो है वो क्या करी, अराउंड
द नेक, नेक के चारों तरफ है, तो जब भी क्या हो सकता है, एक्सफेक्सिया। ठीक है। अगला, जैसे प्रोलॉन्ग लेबर होगा, बहुत लंबा लेबर चल गया, तो उसमें भी अपन क्या देखने को मिल सकता है, अपना पेरीनेटल एक्सफेक्सिया। अगला कोज क्या होगा, इंट्रानेटल कोज के बाद तीसरा कोज है भाई पोस्टनेटल, डिलीवरी के बाद, क्योंकि प्रीनेटल एक्सफेक्सिया तो 7 दिन बाद तक देखने को मिलेगा, उसने सब नापा, इसी के अंदर काउंट करेंगे। तो पोस्टनेटल कोज क्या क्या हो सकते हैं, पोस्टनेटल कोज हो सकते हैं भाई, सबसे पहला कि बच्चे ने डिलीवरी के दौरान या उससे तुरंत पहला मिकोनियम एस्पिरेट कर लिया, और फिर वो क्या करवा देता है, वहाँ अंदर जाके न्यूमनाइटिस करवा सकता है, एटिलेक्सिस करवा सकता है ना, तो उसकी वजह से भी एक्सफेक्सिया हो सकता है भाई, सांस ढंग से ना ले पाओगा या फिर सांस स्टार्ट नहीं कर पाओगा, तो मिकोनियम एक्सपिरेशन। अगला बी, अगर बच्चा जो है वो प्री टर्म होगा, प्री टर्म में क्या होगा, प्री टर्म बेबी में भाई इमेच्योर होती है रेस्पिरेटरी मसल, और वे ढंग से इतना मैच्योर नहीं है, तो ढंग से उसको रेस्पिरेशन करवा नहीं पा रही ढंग से, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब अपनी लंग्स को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है ढंग से, और तो प्री इमेच्योर रेस्पिरेटरी मसल्स, इनकी वजह से क्या हो सकता है, अपना पेरीनेटल एक्सफेक्सिया हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, किसी भी कारण कोई भी सीएनएस प्रॉब्लम आ गई, या तेरा कोई रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह का कोई केस होगा बच्चे में, तो ये हो गया आपका कि पेरीनेटल एक्सफेक्सिया के कोर्स, तो इनमें पेरीनेटल एक्सफेक्सिया देखने को मिल सकता है। अब आगे इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, आप हमारे पास आ जाता है, तो इसका डायग्नोसिस क्या उससे बनाएंगे, तो डायग्नोसिस के लिए बच्चे की क्या करो, एबीजी, आर्टियल ब्लड गैस सैम्पलिंग, एनालिसिस करेंगे, सैंपल लेकर उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसकी। तो क्या होगा भाई, एक्सफेक्सिया है, सांस नहीं ले पा रहा, तो ऑक्सीजन की कमी मिलेगी, तो O2 किससे 60 से भी कम मिलेगा, है ना, और ऑक्सीजन तो मतलब रेस्पिरेटरी ही नहीं कर पा रहा, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही और CO2 बाहर नहीं जा पा रही, तो CO2 का लेवल क्या होगा, नॉर्मली बढ़ जाएगा, तो CO2 किससे ज़्यादा हो जाएगा, 45 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अपना ये देखने को मिलेगा। अब CO2 बढ़ गया बॉडी में, तो क्या है, एसिडोसिस, एसिडोसिस, तो कौन सी एसिडोसिस, CO2 बढ़ रहा है तो रेस्पिरेशन की वजह से हुआ, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगी, है ना, बच्चे के अंदर, तो ये अपन एबीजी में देखने को मिलेगा। दूसरा उसके आप क्या देखेंगे, उसके ये एबीजी में अपन मेनली ये चीज़ देखें, नॉर्मल, फिर पहले आप एक चीज़ और दिखा देता है, जैसे नॉर्मल क्या क्या होता है, नॉर्मल ये अपन नॉर्मल एबीजी की, जैसे एबीजी करते हैं तो नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल पीएच कितना होता है आर्टियल ब्लड का, वो होता है अपना 7.35 से लेकर 7.45, CO2 वो होता है 35 से लेकर 45 mmHg, PO2 वो होता है अपना 80 से लेकर 100 तक mmHg। बाइकार्बोनेट्स कितने होते हैं ब्लड में, वो होते हैं अपने लगभग 22 से लेकर 26 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये अपने नॉर्मल वैल्यू होगी एबीजी की। ठीक है, अब मैनेजमेंट देख लेते हैं भाई इसका, कि अपने पास ये आ गया, तो आप इसका मैनेज कैसे, इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट देखते हैं, तो मैनेजमेंट में सबसे पहला कंडीशंस देख लेते हैं भाई, क्या क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन फर्स्ट, तो उसमें कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड, ऐसे आप कर लिया, और कंडीशन 4। तो अगर अब इसको देख लेते हैं आप, पल्स रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन कैसा है, रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, और साइनोसिस है या नहीं है, इन बेसिस पर इन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जैसे अपन ने। तो सबसे पहला है कि नॉर्मल जो होती है रेस्पिरेटरी रेट, अगर जैसे मेनली तो ये है आपा की कैटेगरी, ये मेन कैटेगरी तो यही है, ये तो नॉर्मल है अपना, जैसे नॉर्मल ही ले लेते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ये अपने कैटेगरी किस हिसाब से बांटी गई है, क्या नाम है इनका कैटेगरी का जो बांटने वाला है, तो वो है जैसे स्टेजिंग दे देते हैं इनको ना, तो स्टेजिंग है थॉमसन स्कोर या तेरा स्ट्रांड स्कोर, तो उनके हिसाब से अपन ने मतलब ये 3 स्टेज बांटी है। अब पैरामीटर लिए अपन ने, तो अभी तो आप 3 पैरामीटर ले लेते हैं मेनली भाई, पल्स रेट ले लिया, रेस्पिरेशन ले लिया कैसा है, और
क्या अपना साइनोसिस प्रेजेंट है या ना है। तो अब इसमें अगर जैसे नॉर्मली में तो क्या होगा, रेस्पिरेटर नॉर्मली कितना होता है बच्चे का भाई 120 के आसपास होता है पल्स रेट। अगर पल्स रेट मतलब 100 से भी ज़्यादा आ गया तो आप ये नॉर्मल लगा लिया है ना, बीट्स पर मिनट है ना। और रेगुलर अपनी वो है तो क्या रेस्पिरेटरी रेट। और साइनोसिस क्या है, अपसेंट है, कोई साइनोसिस वगैरह नहीं, मतलब कहीं पे भी पेरियोलर साइनस या इंगुअल साइनस कहीं पे भी नहीं है, मतलब बच्चा ठीक है। तो इसमें तो आप क्या करेंगे, इसका मैनेज कैसे करेंगे, नॉर्मली वे, नॉर्मली मैनेज करेंगे, रूटीन केयर जो एक बच्चे को देते हैं अपन है, तो रूटीन केयर करेंगे, कुछ नहीं करें। अब आ गया फर्स्ट स्टेज जो मेन स्टेज है भाई। पहली स्टेज में अगर पल्स रेट ठीक है, 100 से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी भी रेगुलर है, मगर साइनोसिस प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में क्या देंगे आप, रूटीन केयर के साथ प्लस में ऑक्सीजन थेरेपी देंगे बच्चे को, ठीक है। ये आगे अपनी स्टेज 2। अब आगे स्टेज मतलब फर्स्ट, अब आगे स्टेज 2। अगर स्टेज 2 में अपना वो क्या रेस्पिरेटरी अपना पल्स रेट जो होगा वो 100 से कम है, ये रेस्पिरेट जो अपना इरेगुलर हो गया और साइनोसिस तो प्रेजेंट है ही, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप बच्चे को एडमिट करेंगे NICU में, और वहाँ पे उसको मॉनिटर करेंगे, और सब आप मॉनिटर करेंगे, और जैसे हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब सब चीज़ उसको मॉनिटर करेंगे NICU में, और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। और ये आप NICU में एडमिट करके रूटीन केयर नहीं देंगे, NICU में कर ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अब अगली कंडीशन आ गई मतलब फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज आ गई, मतलब इस कंपेयर में तो फोर्थ आ गई, वैसे मतलब थर्ड स्टेज आ गई। तो इसमें 60 से कम BPA पर मिनट, इरेगुलर है, अपनी रेस्पिरेशन और साइनोसिस भी प्रेजेंट है, तो इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, रिससिटेट करना पड़ेगा बच्चे का, तो रिससिटेशन करना पड़ेगा। तो रिससिटेशन मतलब CRP करना, CPR देना पड़ेगा, मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा अपने। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा, और जब यहाँ पे अपने जब फिर बच्चे को अपने देखना पड़ेगा। तो ये होगा अपना क्या